नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर के वो करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रैपिड सीरीज़ जीएस की बुक तैयार की गई हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की जो सिरदर्दी है कि कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें उसको कम करेगी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस रैपिड सीरीज़ को एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आपने इसमें मेरे नाम का कोड यूज़ कर दिया यानी अंकित 10 तो यही हो जाएगा फिर आपका 45%। और जब ये 45% हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ये बुक्स जो हैं सिर्फ 684 में मिल जाएंगी, यानी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। क्लियर है? बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ आपसे इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तरकस, ठीक है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के कौन से संस्करण में भाग लेने के लिए अफ्रीका के ग्रुकुरिया पोर्ट पहुंचा। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि नहीं। बेसिकली आपसे ये पूछा है, ये तीन देश की जो नेवी है इनमें आईएनएस तरकस जो है वो भारत की तरफ से गया है। कहाँ गया है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर दी है, बिल्कुल कि पोर्ट ग्रिकुरिया पे पहुँचा है। ठीक है, कौन कौन से देश की है ये, तो देखिए क्वेश्चन में ही काफ़ी कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। भारत है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे हम इंडिया, इसको बोलेंगे हम ब्राज़ील और इसको बोलेंगे हम साउथ अफ्रीका। इसको हम बोलेंगे साउथ अफ्रीका। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम टोटल क्या बोल सकते हैं, इप्स मार, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका कौन सा एडिशन हुआ था जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का आईएनएस तरकस जहाज जो है वो दक्षिण अफ्रीका के ग्रुकुरिया पोर्ट पहुंचा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 7th एडिशन हुआ था। ये कौन सा हुआ था, 7th एडिशन। 10 से लेकर के 12 अक्टूबर तक तो ये इसका आयोजन हुआ है। 10 से लेकर के 12 अक्टूबर तो इसका आयोजन हुआ है। इप्स मार का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसका क्या मतलब निकल करके आएगा। ठीक है, बात करोगे कि इसकी अगर स्टार्टिंग हुई थी तो वो स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। वहीं आप एक बात का और ध्यान रखना, इन्होंने जिस ग्रिकुरिया पोर्ट की बात की है इसी ग्रिकुरिया पोर्ट को जो है एलिजाबेथ पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और बात करोगे अगर इसके उद्देश्य की तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होता है कि ये जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ में इनके जो बेस्ट यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ इनके जो अभ्यास है उनको ये साझा करते हैं। बात करेंगे भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तो किसने किया इसमें, तो आप लोग ध्यान रखना गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट थे, आईएनएस तरकस तो इसमें शामिल ही है, चेतक हेलीकॉप्टर भी थे और मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस भी इसमें शामिल थे। क्लियर है? बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि संत रविदास स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अब ये जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है इसमें बेसिकली है क्या, आपको मैं ये समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए आप यूथ हैं, अगर आप यूथ हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट आपको 1 to 50 लाख का क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब लोन प्रोवाइड करेगी तो उस लोन से वो क्या करेंगे, तो उस लोन से वो लोग जो है स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, यानी कोई अपना छोटा मोटा नया बिजनेस खोलना चाहता है तो वो उसको स्टार्ट कर सकता है। बात करेंगे हम इसके उद्देश्य की कि इस योजना ये जो चलो स्टार्ट कर दी तो फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है,
वहाँ का जो बेसिकली आप कह लो तो यूथ ही जो है इसको कैसा बनाना है, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। क्लियर इतनी बात। हाँ, एक चीज आपसे ये पूछा जा सकता है, चलिए मान लीजिए कि इसकी योजना का जो क्रियान्वयन है वो कौन कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपसे यहाँ पूछा गया है एलपीआर के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड बाय द परसेंट, यानी कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात की है उन्होंने, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एलपीआर है, यानी कि ये जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा तो इसको जारी किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि सर ये इसका एडिशन कौन सा था, ये इसका कौन सा एडिशन था, एडिशन इन द सेंस कि सर ये इसका कौन सा संस्करण था, तो आप ध्यान रखेंगे ये इसका 14th यानी कि 14वां संस्करण था। अब बात करते हैं कि इसमें जो ये जो गिरावट देखने को आई है, ये गिरावट कितनी देखने को मिली है। ठीक है, ये यहाँ पे एक जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है कि सर इसमें जो है गिरावट कितनी आई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें 65% की जो आपको इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये प्रश्न तो चलो ठीक है कि 65% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। आगे आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में जो डेटा लिया गया है वो कब से कब तक का लिया गया है, तो बेसिकली 1970 से लेकर के 2018 तक का डेटा उठाया, और इस डेटा में इन लोगों ने पाया कि ये जो एलपीआर है इसमें तो बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो क्या है चिंताजनक बात है। अब चिंताजनक क्यों है, क्योंकि इसमें जो जलीय जीव हैं आपके, इसमें जो जलीय जीव हैं इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो लगभग 83% घटी है। वहीं बात करोगे अगर आप कि किस किस पर ये शोध किया गया है एलपीआर में, यानी कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में, तो आप ध्यान रखेंगे स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं इन सभी पर क्या किया गया, इसमें शोध किया गया था। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल आपके क्लियर होगी। चलिए बात करोगे वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में तो 66% की इसमें जो आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, और अगर बात करोगे आप एशिया प्रशांत की तो उसमें 55% का देखने को मिला है। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर आपसे, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो खिताब है वो जीतने वाले साजन प्रकाश जो हैं ये किस देश से संबंधित हैं। देखिए तो ये जो साजन प्रकाश जी हैं ना, ये केरल से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, केरल से आते हैं। अच्छा ये कौन सा खेल है इनका, तो ये तैराक है। ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की अगर बात करोगे तो वो साजन प्रकाश हैं और ये केरल से संबंधित हैं। क्लियर है इतनी बात। 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इनका जो आयोजन है वो 29 से 12 अक्टूबर तक, 29 मतलब क्या, 29 मतलब है यहाँ पे सितंबर। ठीक है, और कब तक, तो अक्टूबर तक। कब तक बेटा, तो अक्टूबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये 29 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक की बात की गई है। गुजरात ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करोगे इसमें कि आने वाले वर्ष यानी कि 2023 में इन खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, तो आप लोग ध्यान रखना गोवा में क्या होगा बेटा, इनका आयोजन होगा। क्लियर इतनी बात, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है हाल ही में पीएम मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की जो आधारशिला है ये कहाँ रखी है। आप ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में क्या रखी गई है बेटा, इसकी आधारशिला रखी गई है। क्लियर है, आप इतनी ध्यान रखना। चलिए
देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे इसकी जो बल्क ड्रग पार्क जो है, इसकी मान लो अगर हिमाचल में रखी गई, तो हिमाचल में एक जगह है ऊना। ऊना में इसकी क्या करी, आधारशिला को रखा गया है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए, भारत जो है ना, वो अन्य देशों पर जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट हैं इनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए इस पार्क की क्या गई है, आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत सरकार जो है उसने जो है बेसिकली वो 3 पार्क स्टैब्लिश करने की योजना बनाई है, जिसमें से 2 कर चुकी है। बात करोगे भाई इस पार्क में क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है, का एक सैटेलाइट सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला पतला लॉरिस अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है। केरल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये राज्य है आपका तमिलनाडु। आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने वहाँ का जो कादुवुर अभयारण्य है, इसको क्या किया है उन्होंने, इसके लिए लिस्ट किया है। क्लियर है। वहीं बात करोगे स्लेंडर लॉरिस की, तो इनको बोलते हैं पतले लॉरिस। और ये जो पतले लॉरिस होते हैं, ये लॉरिस प्रजाति के छोटे निशाचर होते हैं ये, ठीक है, स्तनधारी होते हैं। और बेसिकली बात करोगे ये मूलतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत और श्रीलंका में ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बात करोगे कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट वाली जो बेल्ट है उसमें पाए जाते हैं ये। मुख्य रूप से बात करोगे आप तो पश्चिमी घाट की जो बेल्ट है ये उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करोगे इनके जीवन काल की, यानी कि इनका जीवन कितना होता है, तो इनका जो जीवन होता है वो 15 वर्ष का होता है। बेसिकली ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो किसानों के खेत में जो कीट वगैरह होते हैं ना, उनको खा पी के जिंदा रहते हैं ये। मोस्टली तो बेसिकली ये पेड़ों पर रहते हैं, उनको खा के जिंदा रहते हैं। तो एक तरीके से जब कीट को खा रहे हैं तो इनको क्या है, किसानों के लिए लाभदायक भी माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। वहीं आयुसीएन की अगर बात करेंगे, आयुसीएन में इनका स्टेटस क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये वहाँ पे लुप्त प्राय प्रजाति में आते हैं। क्लियर है कि नहीं। भारत और क्या कहते हैं, अगर भारत में बात करोगे तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 में ये लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब ये है कि देखो कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके तहत ना तो आप इनका शिकार कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यूक्रेन के हवाई हमलों में किस देश के निर्मित ड्रोन की पहचान हुई है। भाई आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस में अभी युद्ध थमने की ओर नहीं है, तो इसमें हवाई हमले हुए हैं। तो भाई इसमें क्या हुआ कि ईरान का आपको जो है इसमें हवाई हमले में इनको ईरान में जो ड्रोन बने हैं वो देखने को मिले हैं। और ये ड्रोन जो है ये कौन सा है, ये कामिकेज। कौन सा है ये बेटा, कामिकेज है। बेसिकली ये होता है कि स्विच ब्लेड टाइप होता है, और ये जो है ये छोटे होते हैं प्लस मानव रहित होते हैं, और इनमें विस्फोटक बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका जो उद्देश्य होता है वो सैनिकों की कोई टुकड़ी होती है, बंकर होता है या फिर टैंक होता है, उसको उड़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करोगे भारत में भी, अगर भारत की अगर बात करोगे तो भारत में है आपका शहीद 136। भारत में कौन सा है, शहीद 136। ठीक है, ये कामिकोज ड्रोन ही है। क्लियर है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सोलर ऑर्बिटर मिशन किसके नज़दीक पहुंचा है। तो देखिए, ये जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है ये सूर्य के नज़दीक पहुंचा है। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये सूर्य के इतने ज़्यादा नज़दीक पहुंचा है अभी तक कि वहां से इसने सूर्य की सतह की बहुत ही स्पष्ट जो तस्वीरें हैं वो भेजी हैं, जिनसे जो आपका सूर्य है उसकी सतहों का अध्ययन करने में बहुत ही सहायता प्रदान होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कार्यक्रम इन्वेस्ट फॉर डिफेंस जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। कार्यक्रम इन्वेस्ट फॉर डिफेंस ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आप ध्यान रखना ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या है, ये रिलेटेड है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आपकी होनी भी चाहिए। देखिए बेसिकली अगर बात करोगे, ये जो मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस है, बेसिकली इस यहाँ पे एक कार्यक्रम ये जो हुआ है, कौन सा, इन्वेस्ट फॉर डिफेंस। आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, इतनी बात। अब हुआ क्या है इसमें कि 20 अक्टूबर को जो है रक्षा मंत्री द्वारा 2022 के जो 12वां संस्करण था उसका आयोजन होगा इसका। क्लियर है इतनी बात? वहीं बात करोगे इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो भारत में उद्योगों के साथ साथ आपके जो विदेशी मूल के जो उपकरण होते हैं ना, उनके निर्माताओं की ओर जो है उनके जो निर्माता हैं उनको भी यहाँ पे आकर्षित करना कि आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे भी आपका भला ही होना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात की गई आपसे, हाल ही में जारी की गई मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिए भारत के स्थान की अगर बात करोगे तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 41। प्रथम की बात करोगे इसमें फर्स्ट कौन रहा है, आपको बेसिकली देखो जो इंडेक्स आते हैं उनमें भारत की स्थिति पता होनी चाहिए आपको और टॉप पता होना चाहिए। तो टॉप की बात करोगे तो वो किसने किया है, वो किया है आपका आइसलैंड ने। क्लियर है? वहीं बात करोगे अगर दूसरे नंबर पे कौन आया है, तो ध्यान रखना आप लोग, नीदरलैंड क्या आया है इसमें, दूसरे नंबर पे आया है। वहीं बात करोगे आप तृतीय की, तो तृतीय पे कौन आया है आपका, डेनमार्क आया है। डेनमार्क किस पे आया है, आपके तीसरे नंबर पर आया है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मर्सर सीएफए की बात करोगे तो ये बेटा बेसिकली बात करोगे तो ये वार्षिक सूचकांक है। ये कौन सा है, ये वार्षिक सूचकांक है। और अगर इसकी बात करोगे ये एडिशन इसका कौन सा था, तो ये इसका जो एडिशन था ये 14th था। क्लियर इतनी बात? वेरी गुड। तो ये थे आज के करंट अफेयर जिनमें आपने डिस्कस किए, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।